टूरे उथे मुंह न सकन बोल, उथे सच्चे गर्दन मारिए, उथे झूठे करन कलोल। आज मैं मौजूद हूँ भुल्ले शाह की धरती कसूर में। बाकमाल में हमारे मेहमान हैं साबिक वजीर दाखिला पंजाब कर्नल हाशिम डोगर। आइए चलते हैं उनसे मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। आपका सफ़र अच्छा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफ़ा आप शायद इस इलाके में हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपके हल्के में मौजूद हैं और सियासी गर्मा गर्मी नजर आ रही है, काफ़ी सारे लोग मौजूद ये हैं। हमारी रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले, गुड लक। चले आइए प्लीज। भुट्टो अयूब खान को डैडी कहते थे, नवाज शरीफ को जिलानी ने वजीर आला बनवाया, मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई, पीटीआई को कहा जाता है कि जनरल पाशा ने बनवाया। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इसी प्रोसेस से बन रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये तो वक्त ही बताएगा कि अभी तो हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी अनड्यू फेवर होते हुए, मतलब मुझे कम से कम किसी ने नहीं कहा, या आप जो जैसे अब डायरेक्टली आप फ़ौज का नाम ले रही हैं, तो मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप जाएं और इस जमात में शामिल हो जाएं। अब चूँकि तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई के बाद वो इस प्रोसेस से नहीं बन रही। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो समझता हूँ कि वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरी। लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात हो रही है। एक पार्टी को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जलसे की इजाज़त दी जा रही है कि वो मीनारे पाकिस्तान में कर सकते हैं, आईपीपी को भी स्पेस दी जा रही है, जबकि पीटीआई को वर्कर कन्वेंशन भी नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस धावा बोल रही है। व्हाट डू यू थिंक कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहिए? इनका जो आखिरी इज्तिमा हुआ था ना 9 मई को, तो उसके बाद बहुत फसाद हुआ था पूरे पाकिस्तान में। मुझे उम्मीद है कि वो जो फसाद वाले एलिमेंट्स हैं वो ना हों, और एक वो जो अदारों के ऊपर हमलों वाली सूरत हाल ना हो। मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो इंतज़ामिया है वो ये समझती है कि अगर ये कहीं पे किसी बड़ी तादाद में होंगे तो खुदा न खास्ता उस तरह के वाक़यात ना रिपीट हों। तो आई होप कि पीटीआई अपना ये वाला जो एक तासर है इसको ठीक करे, और जो लोग 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस नहीं थे तो वो अपनी सियासत करें, उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। अगर आज इलेक्शंस हो जाएं तो आईपीपी कितनी सीटें ले सकती है? मेरा ख्याल है कि ये सवाल को आप कोई कम से कम 1 महीने के लिए पेंड कर दें। देखें, हम लोग कोई एक बहुत लंबे प्रोसेस के नतीजे में पार्टी नहीं बने। इट वाज जस्ट, मैं समझता हूँ ओवरनाइट या एक हफ़्ता कह लें, कि जिसके अंदर जब हम अलहदा हुए तहरीक इंसाफ से सारे लोग, तो देन वी थॉट कि क्या करना चाहिए। तो फिर हमें जहांगीर तरीन और अलीम खान की शक्ल में नज़र आया कि ये एक पार्टी हो तो हम इसके साथ खड़े हो जाएंगे। कुछ अरसे के बाद इस काबिल होंगे कि हम असेस करेंगे कि कितनी सीट्स हम जीतेंगे। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वज़ीर आला के उम्मीदवार अलीम खान होंगे? जी बिल्कुल। आईपीपी नून लीग और पीटीआई में से किससे अपना हरीफ समझती है? आईपीपी नून लीग से, नून लीग को अपना हरीफ समझती है। पीटीआई आपका हरीफ नहीं? हरीफ क्या, देखें ये जो एक तासर, मेरे साथ एक दिन शो में एक साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने तो पार्टियां छोड़ दी हैं, तो ये तो 5000 वोट भी ले लें तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। तो यहाँ पे शख्सियात का वोट होता है, और मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के पास कोई काबिल कदर उनके अपने, जिनको आप आम लोग इलेक्टेबल्स भी कहते हैं, तो देहात में तो इनको बहुत बड़ा मसला होगा। शहरों में मुझे नहीं पता, अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो लोग उसको वोट दे देंगे, भले लोग जिसको भी फॉलो करते हों। इस एरिया में जिधर आप बैठी हैं यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आपने वोट किस शख्सियत बरादरी को, ज़ात बरादरी कितना इम्पैक्ट डालती है? बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क होता है, और बरादरीज़म के इश्यूज़ भी हैं। और मैंने एक चीज़ अपनी तरफ से करने की कोशिश की, वो यही थी कि बरादरी की वजह से किसी को फौकियत नहीं मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी अराई बरादरी है, फिर डोगर हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी बरादरियाँ हैं। मैंने तो अपने साथ सबको लेके चलने की कोशिश की थी। मीनारे पाकिस्तान पर आप कब जलसा करने लगे हैं? मेरा ख्याल है कि और कोई हमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। अभी हम अपने आप को गैदर कर रहे हैं। जो जहानिया का जलसा था उसने हमें बहुत मोटिवेट किया। अभी मैं आपको दावत दूंगा, अगले दिसंबर की 3 तारीख को हम कसूर में शो कर रहे हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे कि ना हम किसी को जन्नत की टिकट देंगे, ना किसी को लालच देंगे, ना किसी को जो है ना वो कहते हैं पता नहीं आपको हज के बराबर सवाब मिलेगा, कोई भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। और मैं आपको दावत दूंगा, अगर आपके पास टाइम हो, चलिए कम से कम उसकी फुटेज देख लीजिए। So but you gonna offer आप लोगों को क्या मैंडेट देने वाले हैं? देखिए, हमारा जो मंशूर है वो हमने थोड़े दिन पहले डिस्क्लोज़ किया है। उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम उसमें से आधा भी मुकम्मल कर लें तो इस मुल्क की और इस स्पेशली मतलब हम तो ज़्यादा सूबे पे फोकस करें तो सूबे की आवाम की तकदीर बदल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को वो जो 50 लाख घर वाला फार्मूला है वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, वो आप नहीं दे सकते, आपकी गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि बजाय इन लोगों को घर देने के आप ये जो डिज़र्विंग लोग हैं इनको आप प्लॉट्स दे दें। तो प्लॉट्स तो आपने बड़ी आसानी से बगैर पैसे खर्च किए भी आप, अब जैसे मेरे गांव में 8, 10, 12 एकड़ सरकारी जगह है, इसमें से हम 2-3 एकड़ के अंदर एक छोटी सी डेवलप करके हाउसिंग कॉलोनी 3-3 मरले के हम लोगों को प्लॉट दे दें तो वो जो लोग हैं वो अपनी कुछ अरसे में 2-4 साल में अपना कोई ना कोई रहने का ठिकाना बना लेंगे। फिर इसी तरह हमने बोला कि हम 12.5 एकड़ से कम जो ज़मींदार हैं इनको हम फ्री बिजली देंगे। कहने को बहुत मुश्किल है मगर मैं इसको बहुत आसान समझता हूँ। आपने इन सब को सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट करना है। आप आहिस्ता आहिस्ता करें, 5 साल का अगर अल्लाह ने हमें वो दिया, हमें टाइम दिया तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि ये हम सारे काम जो है हम कर लेंगे। हमारे पास पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है। उस्मान बुज़दार पर करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। उस्मान बुज़दार करप्शन में मुलविस थे? मैं किसी के साथ ना जिधर मैंने टाइम गुजारा हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके ऊपर कोई ऐसे बातें तो बहुत थी, फैक्चुअली थी शिकायत, बहुत ज़्यादा शिकायत थी। उस्मान बुज़दार को इमरान खान की सबसे बड़ी गलती कहा जाता है, वो वज़ीर आला कैसे बने? ये कोई सुना है कि कोई ऐन नाम था कि नाम ऐन से शुरू होना चाहिए तो फिर कोई चिल्ला शिल्ला काटा गया कि यही बंदा है जो 12 करोड़ आवाम की तकदीर बदलेगा। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि मैं शायद उस्मान बुज़दार साहब की गलती नहीं समझता, गलती उनकी थी जिन्होंने इनको लगाया। उनकी ये कैपेसिटी माज़रत के साथ नहीं थी कि वो 42 जो सूबे के अंदर महकमे हैं उनको चला सकें, तो उसकी वजह से हम गुड गवर्नेंस भी नहीं कर सके। उनके कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ थे जिनके ऊपर करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं, यहाँ तक इल्ज़ामात हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स को पैसे दे के लगाया गया। तो इसकी वजह से तो फिर आप देखें ना, फिर ये ऐसी है जैसे आज जिधर हम खड़े हैं। परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार में से किससे बेहतर वज़ीर आला पंजाब समझते हैं? नहीं, बहुत फ़र्क था। परवेज़ इलाही वाज अ मच बेटर, उनका एक्सपीरियंस भी था और उसके अलावा ये कि पुराना तजर्बा, स्पीकर रहे, 2-3 दफ़ा वज़ीर आला रहे, तो उनको कम अज़ कम इनसे तो वो बहुत बेहतर थे। उनको पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मूव किया जाता है। हालांकि वो बड़ा अजीबोगरीब टाइम था कि वो जिसके दौरान वो बने, बड़ी अनसर्टेनिटी थी। अगर उनको शायद सही मौका मिलता तो उनसे बेहतर काम कर लेते। आप पंजाब के वज़ीर दाखिला भी रहे, सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। 9 मई के वाक़े में पुलिस की कितनी गलती थी, या आप समझते हैं कि ये सब कुछ पहले से प्लान्ड था? सब कुछ पहले से प्लान था। देखिए, प्लान्ड ही था। आवाम को यही कहा गया था कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाए या कोई ऐसा वाक़या हो तो आपने अदारों के सामने जाके एहतजाज करना है। अब ये तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता ना कि वो बोले कि इतने आप डंडे लेके जाएंगे, आपने बस मॉब को भेजना है, यही काफ़ी है। और शायद यही प्लान था कि जब मॉब जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, अदारों पे हमले होंगे। जो वाक़या जिन्ना हाउस का है, अब इसमें मैं तो नहीं समझता गलती पुलिस की, क्योंकि ये लोग पहुँचे उस वक्त के जो भी ऑफिसर्स थे, मगर इनको आगे से रोक दिया गया कि आप आगे नहीं आएंगे। इसमें एक DGISPR ने भी एक ब्रीफिंग दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी उनका मुआवजा हुआ है, उनसे पूछ परतीत हुई है या उनको रिमूव कर दिया गया है। तो बस वो काफ़ी सारी चीज़ों का मंबा था ये जो 9 मई का वाक़या था। आपने कहा कि 9 मई के वाक़े में जो भी मुलविस थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी क्या रीज़न है कि जो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और IPP में चला जाता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वो ठीक हो जाता है? इसमें से ये जितने लोग भी IPP में आए हैं, इनमें से कोई भी शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन जो मेन वाक़यात हैं इनमें शामिल नहीं थे। हाँ, छोटे मोटे प्रोटेस्ट में या अपने शहरों के हवाले तक वो थे। और बहुत सारे ऐसे आपके उसमें हैं जिनके बाकायदा बयानात हैं रिकॉर्ड पे, जिन्होंने जो उस वक्त चलाए जा रहे थे और वो बाद में आपकी पार्टी में आए हैं। क्या बयानात थे? काफ़ी सारे, जिसमें ये कहा गया कि उन्हें वर्गलाया गया। फ़ारूक हबीब सबसे बड़ी मिसाल। नहीं, उन्होंने, देखिए, ये 9 मई के वाक़े में शामिल नहीं थे। आपको शायद मैं बता देता हूँ कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, फ़ारूक हबीब अपने घर पे थे और ये किसी वाक़े में फ़िज़िकली मुलव्वस नहीं है।
इन्होंने किसी को फ़ोन करके नहीं बोला कि जाएं और तोड़ फोड़ करें फैसलाबाद में या लाहौर में। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि जी जो आ जाते हैं तो उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं। आप शायद यही पूछना चाह रही हैं। हम में से जितने लोग भी आए हैं, अगर इनके ऊपर कोई FIRs थी तो वो आज भी उनको फेस कर रहे हैं। किसी की भी FIR ख़त्म नहीं हुई। तो ये बिल्कुल इट विल बी अनफेयर टू से हम लोग अपनी ज़मानतें करवा के आज भी दहशतगर्दी की अदालतों में केस भुगत रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि वो एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम की पॉलिटिक्स थी जहाँ अदारों के साथ, वहाँ से हम हट के तो दूसरी तरफ आ गए। 2018 में जब आपकी सबका पार्टी PTI ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी तो उन्होंने मंशूर में एक वाज़ेह बात थी कि हम पुलिस कल्चर को बदलेंगे, पुलिस को गैर सियासी बनाएंगे और उसमें मॉडर्न कल्चर लेकर आएंगे और अपडेट करेंगे काफ़ी चीज़ें। क्या वजह है कि हम पुलिस कल्चर को अभी तक नहीं बदल सके? हाँ, कोई ऐसी सीरियस एफर्ट नहीं हुई। आपकी पार्टी अब IPP अगर उनको मौका मिलता है पंजाब में तो वो इस चीज़ को कैसे बदल सकती है? आपने ये जो सारी बातचीत की और पुलिस कल्चर की बात की, पंजाब के तमाम महकमों के इंचार्ज वज़ीर होते हैं। इन्होंने कोई ऐसा, ये शहबाज शरीफ के दौर से शुरू हुआ कि इन्होंने वज़ीर दाखिला ही बनाना बंद कर दिया ताकि ये जो इख्तियारात हैं ये वज़ीर आला अपने पास रखे। अब आप इख्तियारात तो रख लेते हैं मगर रूटीन की चीज़ों के अलावा कोई किसी महकमे के अंदर कोई रेवोल्यूशन लाना या चेंजेस लाना वो वज़ीर आला के बस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक डेडिकेटेड होम मिनिस्टर होना चाहिए जो बैठे और इसको एक डिपार्टमेंट की तरह देखे, पुलिस को, इनके अंदर रिफॉर्म्स करें। काफ़ी रिफॉर्म्स चाहिए। उनकी जो प्रेस स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की ज़रूरत है, उनकी प्रमोशन का जो सिलसिला है उसको मेरा तो ये ख्याल है कि पहले हमें किसी को कुछ देना चाहिए और फिर उससे कुछ तवक्को करनी चाहिए। अब 70,000 रुपये लेके एक SHO, उसका 70,000 में गुजारा ही नहीं है। फिर उनके ऊपर से लोग कह देते हैं कि ठीक है जी ये चीज़ें आप ख़ुद मैनेज करें। वो जब वो खुद मैनेज करते हैं तो वो अपने आप को भी साथ मैनेज करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारा इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। आपने कहा था कि अगर इमरान खान कहेंगे तो मैं सियासत भी छोड़ दूँगा, ये वज़ारत क्या चीज़ है? फिर इतनी जल्दी राहें क्यों जुदा कर दें? नहीं, जल्दी नहीं थी। उसके बाद देखें, जब मैं वज़ीर दाखिला से मुझे हटाया गया तो मैं तो उनके साथ खड़ा रहा, आखिरी वक्त तक खड़ा रहा। उसके बाद अच्छे बड़े सफ़ेद पोश लोग थे, मेरे वालिद MN रहे, डंडे पकड़ के चौकीदारों की तरह उनके घर के बाहर बैठे रहे। उधर जाना, आंसू गैस के शेल आ रहे हैं, रोज़ रात को मैसेज आ जाना जी अरेस्ट हो रहे हैं, पहुंच जाएं। हम अपने काम शाम छोड़ के तो ज़मान पार्क के बाहर, जहाँ पे कोई इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट, टूटी हुई कुर्सियों पे जो है ना लोग बैठे होते थे या बल्कि घास पे बैठे होते थे। तो हमने ये भी किया। फिर उसके बाद इमरान खान के साथ जाते भी रहे इस्लामाबाद। तो ये एक वाहिद, अगर इमरान खान अदारों के साथ टकराव वाला माहौल ना पैदा करते तो यकीन करें कि मैंने किसी के भी कहने पे मैंने नहीं छोड़ना था। मुल्क की खिदमत की है 30 साल, मैं कैसे जाके तो कोर कमांडर के घर को आग लगा सकूँ? तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली रास्ता जुदा करना पड़ा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं 9 मई वालों को माफ़ी दिलाने के मिशन पर हूँ। क्या माफ़ी मिल सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो तो उनको अपने कानूनी प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा और वो ऑब्वियसली कोर्ट्स में जाएंगे और वहीं पे फैसले होंगे। PTI की मुतअद्दिद ख़वातीन भी जेलों में बंद हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? ये हमारी सिंपथीज़ ख़वातीन के लिए क्यों ज़्यादा होती हैं? मर्दों के लिए भी वैसे ही है। जेल तो जेल है, उसमें औरत रह रही हो, मर्द रह रहा हो। मेरा ये ख्याल है कि जो लोग भी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उनको माफ़ी भी मिलनी चाहिए और उनको मेन स्ट्रीम में आके पॉलिटिक्स करने की भी इजाज़त मिलनी चाहिए। मगर अगर आप इन्वॉल्व हैं इंस्टिगेट करने में, लोगों की दिमाग जहन साजी करने में, लोगों को भेजने में, तो उसके लिए तो फिर मैं समझता हूँ फ़िलहाल कोई ऐसी माफ़ी की रिक्वेस्ट मैं तो नहीं करूँगा। PTI छोड़ने वालों की मंजिल या ठिकाना IPP है, वो खुद आ रहे हैं या लाया जा रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। IPP क्या है? ये 99.9% PTI के ही लोग हैं। हम अलीम खान हमारे लिए नए नहीं हैं, जहांगीर तरीन हमारे लिए नए नहीं हैं, जो भी चौधरी इखलाक साहब नए नहीं हैं। हम सारे एक पार्टी में थे, हम एक मंशूर पे काम कर रहे थे। ये तो इमरान खान ने धक्के मार के तो जहांगीर तरीन को भी निकाला, अलीम खान को भी निकाला। जब तक मकसद था उन्होंने इनको यूज़ किया, इनकी पास जो भी इनकी था उन तमाम फैसिलिटीज़ को इन्होंने यूज़ किया। उसके बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब आ गए। फिर वो ये हो गया कि शायद तरीन साहब जो हैं ये अच्छे नहीं हैं, खान साहब, अलीम खान साहब अच्छे नहीं हैं। PTI छोड़ के कोई भी शख्स मैंने नहीं देखा अभी तक
कोई नून लीग में या पीपल्स पार्टी में गया हो, हम इधर बड़े कंफर्टेबल महसूस करते जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ दोनों ताहियात नाअहल हैं। कुछ लोग एक्शन एक्ट की भी बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि जहांगीर तरीन का इंतखाबी सियासत में कितना क्या कोई रोल आपको नज़र आ रहा है, या वो एज ए मेंटोर ही IPP को लीड करेंगे? अगर नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़े गुनाहगार तो तरीन साहब नहीं थे, इनको भी मिलनी चाहिए और मेरा ख्याल है मिलेगी। तो इसलिए वी आर वेरी होपफुल कि हमारे इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट जहांगीर तरीन साहब ही होंगे। राइट, चलें हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। आपने बयान दिया था कि इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद मकबूल तरीन लीडर हैं, क्या अब भी ऐसे ही समझते हैं? उस वक्त थे, बिल्कुल, इसमें मुझे कोई कहने में दो राय नहीं। और अवाम में आज तो अब चूँकि मैं उनके साथ नहीं हूँ, ना मुझे पता है ना मैं उनकी कोई ऐसा, तो लीडर्स तो देखें उनकी मकबूलियत ना तो ओवरनाइट बनती है और ना ही ख़त्म होती है। तो ये तो अब अगले इलेक्शंस के बाद ही पता लगेगा कि किस हद तक मकबूलियत है। उस वक्त तो जब ये सारे मामला थे तो वाकई वो बहुत ज़्यादा मकबूल थे। और अब आपको लगता है कि उनकी मकबूलियत इफ़ेक्ट हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है? मकबूलियत इफ़ेक्ट होना या ना होना अब इमैटीरियल है। उसकी वजह ये कि अगर फ़र्ज़ करें उनकी है भी, तो अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, उनको सज़ा मिल जाती है, वो ख़ुद आ ही नहीं सकते पॉलिटिक्स में, तो फिर उस मकबूलियत का फ़ायदा क्या है? तो अब ये इररिलेवेंट होगी ये बात मेरे ख्याल में। चेयरमैन तहरीके इंसाफ से इख्तलाफात 9 मई के वाक़े के बाद से हुए या पहले से ही आप लोगों की प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे? प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। मैं तो उन लोगों में से एक हूँ कि जिसने कोशिश की मॉडरेशन की कि ये जो आपस में जो इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन है ये ना बने, और मेरी ख्वाहिश थी कि मुल्क के हालात बेहतर हों, और इमरान खान को बारहा रिक्वेस्ट की कि हमें ये जो अदारों के ख़िलाफ़ जो मुहाज़रा है ये हमें सूट नहीं करती। मगर वो फिर लॉन्ग मार्च करना, फिर उन्होंने मुझे भी हटा दिया कि आप शायद कोई लॉन्ग मार्च में रुकावट बनेंगे। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा उनसे पीछे हो गया था, और आखिर में फिर जब ये आर्मी चीफ नए अपॉइंट हुए तो उसके बाद आई ट्राई टू प्ले माई रोल, बट मे बी आई वॉज टू स्मॉल पर्सन टू डू दैट। और इधर से बारे में ये भी परसेप्शन थी ना कि आप PTI में एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदा थे। मैं कैसे उनका नुमाइंदा था? देखें, मैं कोई ओवरनाइट तो पॉलिटिक्स में आया नहीं। जिधर आप आज तशरीफ़ लाई हैं यहाँ पे, 1970 में जब भुट्टो की बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी तो मेरे वालिद साहब आज़ाद इलेक्शन जीते थे, और फिर 70, 77, मतलब हम एक अरसे से 40-50 ईयर्स से हम इधर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं उस वजह से आया हूँ पॉलिटिक्स में, मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं आया। आपने 9 मई के बाद मुराद राज के साथ मिलकर डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाया। ये ग्रुप चंद दिन ही चल सका, इसकी क्या वजह? उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, और हम समझ रहे थे कि शायद हमारी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के कोई 100-200 लोग उसको मैनेज करना। वो एक आपको ना पार्टीज़ रन करने के लिए, ग्रुप्स रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, इन्होंने बाद में पार्टी अनाउंस कर दी, तो वी थॉट इट बेटर कि अपनी इंडिविजुअल एफर्ट की बजाय हम उन्हीं अपने उन साबका लीडरान के साथ मिल के वही अपनी जो एफर्ट हमने डेमोक्रेट ग्रुप में करनी है वो अब हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए क्या वोट लेना ही काफ़ी होते हैं या कोई और फैक्टर्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली इलेक्शन जीतने के लिए तो वोट ही चाहिए आपको। आप जितने मर्जी अच्छे हों, इमाम मस्जिद हों, 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते भी हों, पढ़ाते भी हों, अगर आप अपने पॉलिटिक्स में हैं और आप इलेक्शन नहीं जीतते तो वो जो आपका जितना भी एजेंडा है, वोट लेना काफ़ी है या इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी अलाइंड हो? नहीं, मैं फिर वही अर्ज़ करता हूँ कि आपकी पहले तो एक चीज़ आ गई ना कि आपकी एफर्ट्स, पर्सनैलिटी, आपका जो भी है उस बेस पे फिर आपने वोट लेना है। तो जाहिर है फिर जीतने के लिए वोट लेना ही काफ़ी है कि आप वोट लें तो आप जीत जाएंगे, नहीं लेंगे तो हार जाएंगे। नवाज शरीफ किसी डील के तहत वतन वापस आए हैं? अगर अभी तो देखें, सीधी बात है, यही तासर था जिस तरीके से बरतानिया में हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ किया, फिर जो उनको प्रोटोकॉल मिला, फिर जो इंतज़ामिया के लोगों ने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, तो उससे फिर ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन आ गई कि शायद कोई डील है जिसके नतीजे में ये आ रहे। आपके ख्याल में इलेक्शन के इल्तवा की रीज़न क्या थी, क्या वजह थी? ये जो इलेक्शंस इतने लेट हुए, इलेक्शंस लेट होने की एक तो वो रीज़न बन गई, मरदमशुमारी ज़ाहिर है एक लीगल
ये जो पीडीएम की हुकूमत है आज ये चीखे मार रहे हैं, ये जाते जाते ख़ुद तो इनकी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट थी उसने फैसला किया कि आप पहले इसको थ्रू करें, ये जो आपका एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद इनको इलेक्शंस पे ले जाएं। सामने तो नज़र आने वाली यही चीज़ है। मियाँ साहब वजह नहीं थे? मियाँ साहब थे या नहीं थे, दैट डजंट मैटर, यू नो। अभी आ भी गए तो क्या होगा। ये जो 16 माह में इन्होंने जो आवाम के साथ जो ब्लेंडर किए हैं, तो ये कैसे इसका फेस करेंगे, कैसे मियाँ साहब को लोग, वही मुआशी टीम है, क्या आके ये नई क्या चक्कर ऐसा चलाएंगे, हमें तो नहीं समझ आ रही। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला किया है, क्या ये दुरुस्त है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, इसमें आप पहले तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक मुल्क के शहरी भी नहीं हैं, आपने वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई या आपका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में आप नहीं रह सकते। तो ये जो लोग, मुझे तो यही पता है कि जो लोग प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपने आप को, वो उनको रहने की इजाज़त होगी। अब आप बिल्कुल ही गैर कानूनी है, आपका इस मुल्क की सरकार को पता ही नहीं कि आप कौन हैं, तो बिल्कुल उनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शहबाज शरीफ के दरमियान किससे बेहतर वज़ीर आज़म कंसिडर करते हैं? अल्टीमेटली तो देखें ना, दोनों ने, एक ने 9 मई का वाक़या कर दिया और दूसरे ने जो 16 माह की हुकूमत है वो भी 9 मई का ही वाक़या है। इन्होंने अदारों को बिल्कुल ही एक कॉर्नर में लगाने की कोशिश की और हमले कर दिए, उन्होंने आवाम को एक कोने में लगाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ दोनों बराबर हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया उनका बदल के कुछ और हो चुका है। हाँ, वो तो ख़त्म हो गया बयानिया। मुझे नहीं पता कि अब दोबारा इसके ऊपर ये कब कुछ फरमाएंगे कि वोट को इज्जत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर में 4 वजारतें आपको मिली, सबसे अच्छी वजारत आपको कौन सी लगी? अगर तो इस मुल्क की बेहतरी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलेशन वेलफेयर थी, जिसमें कि बिल्कुल काम करने का किसी भी हुकूमत का इंटरेस्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से आज हम ये जो हमारे पर मसाइब हैं, इसमें सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन है। तो मैं उसमें रहा, उस सरदार उस्मान बज़दार साहब को मैंने 3 दफ़ा बोला कि सूबाई टास्क फोर्स की आप करें सरबराही, तो उन्होंने कहा नहीं कर्नल साहब आप खुद ही करें, यानी इंटरेस्ट ही को नहीं। अगर तो आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर आपको इस पॉइंट को टच करना पड़ेगा। बाकी अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, होम मिनिस्टर की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं सूबे में, लॉ एंड ऑर्डर, और वो तो खैर मैंने बिल्कुल ही, दोज वर द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ। तो बाद में मैं इरीगेशन में भी रहा, तो इरीगेशन में भी बहुत पोटेंशियल है, आप काश्तकारों के लिए बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, कोई नए मनसूबे ला सकते हैं। बट आई वुड ग्रेड कि हमें पॉपुलेशन वेलफेयर की वजारत को सफ़े अव्वल की वजारत में लेके जाना चाहिए, इनको फंड्स देने चाहिए, इनको डिलीवर करने का मौका मिलना चाहिए। अगर अभी आपको चांस मिला तो आप यही वजारत लेना पसंद करेंगे दोबारा? अगर मुझे अल्लाह पाक की मेहरबानी से कोई ऐसा मौका हुआ तो अपने आप को मैं अगर थोड़ा बहुत अहल समझता हूँ, तो वो तो मैं ये जो लॉ एंड ऑर्डर, और क्योंकि मेरी ज़िंदगी इन कामों में गुजरी है, मैंने 30 साल फ़ौज में सर्व किया, इंटेलिजेंस में सर्व किया, मुझे एक्सपीरियंस है हाउ टू, मुझे पता है कि इस डिपार्ट, तो अगर मेरी ख्वाहिश पूछी जाए तो मुझे तो वज़ीर दाखिला बनना मैं चाहूँगा, ताकि मैं कुछ, वही जो आपने एक बड़ा टची पॉइंट बताया कि रिफॉर्म्स नहीं हो सकें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पुलिस को आप एक बिल्कुल सही रास्ते पे ला के खड़ा करें, जिसके लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्टर होना ज़रूरी। पीपल्स पार्टी कहती है कि निगरान हुकूमत नून लीग का तसलसल है, क्या आप भी ऐसे समझते हैं? बिल्कुल है। ठीक है, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हम ज़िला कसूर में हैं और हमारे साथ कर्नल हाशिम डोगर हैं, हम उनके हलके में मौजूद हैं। ये बताइए आपके हलके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे अच्छे तालीमी अदारों की कमी है। हमारे प्राइवेट स्कूल्स वो काफ़ी मेहनत करते हैं वो बच्चों के साथ, और जो एक गवर्नमेंट स्कूल्स की जो इनएफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को वो पूरा करते रहते हैं, अपने अच्छा काम कर रहे हैं। मगर यहाँ पे ज़रूरत है कि कोई बड़े लेवल के स्कूल्स हों जहाँ पे कि आपको बेहतर से बेहतर, फिर इवन कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे इस पूरे ज़िले में बदकिस्मती से आज 75 साल मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, हमारे पूरे ज़िले में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वो मैंने एक यूनिवर्सिटी भी मंजूर करवाई अल्हम्दुलिल्लाह चूनिया में, और जब मुझे उम्मीद है कि आइंदा हमें अल्लाह पाक मौका देगा, उसके फंड्स वगैरह भी हो गए। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल। फैसल, आप पहले अपना तारुफ कराइए, आप क्या करते हैं, और दूसरा ये बताइए कि कर्नल हाशिम डोगर की कोई खसूसियत जो आपको बहुत पसंद है। जी, मेरा नाम फैसल अता डोगर है,
मैं इधर ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक म्यूनसिपल कमेटी है, उधर से वाइस चेयरमैन इलेक्ट था। राइट। तो कर्नल साहब जब से जीते हैं तो ये मतलब आप मेरी ज़बानी नहीं, आप मतलब हल्के से आम पब्लिक वोटर से भी इस बात की तस्दीक कर सकती हैं कि सबसे पहला जो इन्होंने मेन अपना गोल जो अचीव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये था कि किसी के साथ कोई सियासी तौर पे कोई ज़्यादती ना हो जाए, चाहे किसी ने वोट दिया है नहीं दिया, थाना कचहरी ये कल्चर ख़त्म किया है इन्होंने। मलिक अफजल साहब ये बताइए, इनकी कोई बहुत ही अच्छी खूबी या कोई ऐसी आदत जो आप चाहते हैं कि, क्योंकि आप इनके काफ़ी करीब हैं, तो कोई ऐसी आदत जो आप चाहते हैं कि वो बदल जाए, या आपको कोई ऐसी आदत जो आपको पसंद हो, इनमें से कोई भी आप बता दें। मैं असल पे बात ये हमारा इलाका है ना, जो मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, जी जी ज़रूर। ये साडा बैकवर्ड इलाका है जी। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा जी। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਖਾਮੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, अल्लाह करे आपको इतनी हिम्मत दे कि आप इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके। अच्छा ये बताइए, फौज की नौकरी और सियासत दोनों में से सबसे आसान काम कौन सा है? फ़ौज की नौकरी इससे बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा। उसमें कुछ डिसिप्लिन है, कुछ आप मतलब आपकी लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइज होती है, आपको ऑलमोस्ट ये भी पता होता है कि अगले हफ्ते दोपहर के 3 बजे हमने क्या करना है। तो यहाँ पे तो मुझे अभी नहीं पता कि इसके बाद मैंने क्या करना है। तो सियासत जो है ये बहुत मुख्तलिफ है उससे। कि आपने इस सियासत के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, कभी ख्याल आया कि सियासत भी छोड़ देनी चाहिए? कोई ऐसा मौका आया ज़िंदगी में कि लगा कि शायद सियासत भी मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ देनी चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो सियासत को एक इबादत समझ की कोशिश की कि मैं करूँ, को अपने दुख दर्द में लोगों के शरीक हूँ, को उनके मसाइल हल करने में, इलाके के अंदर कोई अच्छे काम करने में, कोई डेवलपमेंट में। तो एक दिन आया था और वो था 9 मई का दिन। अच्छा। कि हम एक लाइन पे चल रहे थे, सियासत कर रहे थे, लोगों के साथ उनको मोटिवेट कर रहे थे। इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक अपना फ़र्ज़ समझ के उसके साथ खड़े थे। तो जब हम जैसे चंद लोगों ने कोशिश की कि ये जो फ़ौज के साथ अदारों के ख़िलाफ़ इतना टकराव है, ये नहीं होना चाहिए। और इसकी सिंपल वजह क्या है? आज आप देखें, बदकिस्मती से जिस भी मुस्लिम मुल्क की अफवाज कमज़ोर हैं, तो आप देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। गाज़ा में ऐसा जुल्म हो रहा है कि शायद दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसे ना हो। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे अदारे, हमारी फ़ौज मजबूत हो। तो इसके अंदर हम फिर नहीं, मतलब फिर वो लीडरशिप भी हमको, मतलब हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो उस दिन लगा था कि शायद सियासत बहुत गलत रुख पे जा रही है। उसके बाद जब दोबारा थोड़ा अपने आप को वो किया, तो मैं समझता हूँ कि नहीं, अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैंने डिलीवर किया है, और अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं नहीं समझता कि कोई इधर से बेहतर कैंडिडेट सामने आएगा। तो इसलिए खड़े हैं अपने हल्के की आवाम के साथ। वोटर्स के काम के लिए कभी एसएचओ को फ़ोन किया है? मैंने बड़ी दफ़ा। अच्छा। करना पड़ता है। अब देखें ना, अगर आपकी किसी भी शख्स है, वो आपके साथ है या नहीं है, अगर उसको बेगुनाह पकड़ा गया है, तो हम इस हद तक ज़रूर कहते हैं कि आप इनकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। अगर ये इस बंदे ने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर इसके साथ ना ज़्यादती करें। तो वो हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इलेक्शंस लड़ने के लिए पैसा भी दरकार होता है, तो आपने अपने गुज़िश्ता इलेक्शन में कितना खर्च किया पैसा? आप शायद यकीन नहीं करेंगी कि मेरी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं हुआ था। अच्छा। और ऐसे नहीं होता। हमारा कोई हल्के की डायनामिक्स ऐसी हैं कि हमारे जो साथ वाले लोग होते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है, कुछ मेरी कास्ट से हैं, बरादरी से हैं, कुछ बरादरी से बाहर हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी जेनरस। वो अपनी अपनी यूनियन कौंसिल, अपने अपने गांव की लेवल पे वो खुद ही हर चीज़ मैनेज करते हैं, फ्लैक्स भी लगाते हैं, वहाँ पे अगर कोई कन्वेंशन है उसको भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ना हमने कोई पैसे दे के वोट ख़रीदने की कोशिश की, ना ही करेंगे। तो इसलिए मेरा तो बड़ा एक जायज़ अमाउंट के अंदर इलेक्शन हो जाता है, 5-7 लाख कर लें मैक्सिमम। अच्छा, कसूर का हल्का आपका देही हल्का है और यहाँ बड़े बड़े सियासी हरीफ ख़ानदान मौजूद हैं। पार्टी का वोट कितना अहम होता है?
पार्टी का वोट डेफिनेटली अहम होता है, आप किसी भी हल्के में चले जाएं। जिला कसूर में कितना अहम है पार्टी का वोट? इधर मैं समझता हूँ कि नून लीग का बहुत वोट था और यही वजह थी कि मेरे राइट और लेफ़्ट तकरीबन 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पंजाब असम्बली की वो नून लीग ने जीती थी लास्ट टाइम। मैं बिल्कुल मिडल में था तो अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। तो उसमें ओबियसली बिल्कुल कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी है, लब्बैक वाले हैं, हर जमात का वोट तो होता है। आपके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? मेरे जी अल्लाह पाक का एहसान है, मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अच्छा। तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो मैस कम्युनिकेशन के बाद अब आपके ही शोबे में जाने का सोच रही है। अच्छा। इज़ ट्राइंग टू गेट एम्प्लॉयड विद वन ऑफ द टीवी चैनल्स। तो उसके बाद मेरा बेटा है, वो उसने ब्रिटिश एक लॉ है वो किया हुआ है, इज़ अ लॉयर, मगर वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं करता। देन आई वाज ब्लेस्ड विद ट्विन डॉटर्स, वो भी इस वक्त A लेवल में हैं और पढ़ रही हैं। अच्छा, आप भी आपके वालिद भी असम्बली में थे, आप भी असम्बली में हैं, इलेक्शन सियासत में हैं, आपके भाई भी सियासत में हैं, तो आपके बच्चों में इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स की तरफ आने का? बिल्कुल नेचुरली। अब जैसे एक आप देखते हैं एक डॉक्टर है तो उसके आगे बच्चे भी डॉक्टर बन जाते हैं और अपने अपने आप जाहिर है एक अब मेरे भी सियासत में आने की यही वजह थी कि चूँकि मेरे वालिद साहब MNA 2 दफ़ा रहे, MPA रहे, तो मैंने जब आँख खोली तो हमने घर में सियासी माहौल देखा तो मैं उससे इंस्पायर हुआ। तो इसी तरह मेरा बेटा है, इवन कि मेरी बेटी है, वो अपने आप को हर वक्त बड़ा वो रखते हैं, एक्टिव रखते हैं इस चीज़ों में, इंफॉर्मेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे बाद मेरा बेटा ही कंटिन्यू करेगा। सियासत में आने के बाद आपका ज़रिया माश क्या है? मेरा सियासत से पहले भी और उसके बाद भी मेरा एक ही है, वो काश्तकारी है। हम ज़िम्मेदार हैं, ये जिधर आप खड़े हुए हैं इसके साथ हमारा अल्लाह पाक ने जो थोड़ा बहुत हमारे पे मेहरबानी की भी है, तो हम काश्तकार हैं और अभी भी काश्तकारी। राइट। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा कौन सा था? अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने ज़्यादा खुशियाँ ही दी। तो सबसे ज़्यादा खुशी शायद जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई। अच्छा। हाँ, मैं बड़ा इंस्पायर्ड होता था कि टू बी अ फादर एंड और वो भी जब अल्लाह ने बेटी दी तो मैं बहुत खुश हुआ, अल्लाह पाक का उसको एहसान समझा। और फिर उसके बाद औलाद आने के बाद बेशुमार अल्लाह पाक ने खुशियाँ और भी दी। तो आई कैन से कि दैट वाज वन मोमेंट जो मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत खुश था उस वक्त। जो हालात हैं मुल्क के, स्पेशली नौजवान नस्ल, वो बहुत मायूस है और बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस मुल्क से। आप किस तरह से देख रहे हैं, ये नौजवानों में किस तरह उम्मीद पैदा की जा सकती है? तो अभी तो मैं समझता हूँ कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है और बदकिस्मती से ये पिछले 16-18 माह में इट इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। ये जो एक नकम्मी हुकूमत थी इसने पकड़ के तो बहुत चीज़ें ख़राब कर दी। और आप ये 16 माह की हुकूमत की बात कर रहे हैं या उससे पीछे की? नहीं, उससे पीछे भी ऑब्वियसली देयर वाज लॉट ऑफ बैड गवर्नेंस। हमने कौम को और आवाम को चेहरा दिखाया था जहांगीर तरीन का या अलीम खान का, जो कि अपनी अपनी जगह दोनों ही कामयाब हैं अपने शोबे में बहुत ज़्यादा। और पेशकश हमने की सरदार उस्मान बुज़दार की, जिन्होंने उनको वहाँ पे बिठाया। इमरान खान की ये बहुत गलत चॉइस थी। हम पंजाब के अंदर बहुत कुछ कर सकते थे, वो नहीं किया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ डूइंग थिंग्स, हर वक्त डरते रहते थे। कोई उनके अंदर कोई एनर्जी होती है या कोई एक मोटिवेशन वो नहीं नज़र आती थी। बस वो हर वक्त ये किस चीज़ का इंतज़ार डर होता था उन्हें? बस कि आई डोंट नो कि मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाऊँ और वो जो भी कदम उठाना बड़ा डर डर के। और देखें, यू हैव टू बी ब्रेव व्हेन यू हैव टू टेक स्टेप्स। अब जैसे हमने अपना मंशूर दिया तो हमने कहा जी हम लोगों को 12.5 एकड़ से जो कम रकबा है उन लोगों को हम फ्री बिजली देंगे। ये हमें बहादुरी से करना पड़ेगा, कहीं और से कट करना पड़ेगा और अपने लोगों को सोलर सिस्टम लगा के देने पड़ेंगे। तो आपने ये जो 200-300 फ्री यूनिट्स क्लेम किए हैं, ये प्रैक्टिकली किस तरह से हो सकता है? प्रैक्टिकली है मुश्किल है ये। मैं इस एक जो हमारा मंशूर का जो हिस्सा है कि हम 300 यूनिट देंगे, इसमें फिर हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो पॉसिबल है क्योंकि जब आप पूरे साल में ये जो डेवलपमेंट के अंदर आप करते हैं उसके अंदर बदकिस्मती से बहुत मिसमैनेजमेंट होती है। दैट इज़ बिलियंस ऑफ रुपीज़। अगर आप उसको रोक सकें तो यही पैसा फिर आप आवाम की फलाह बहबूद पे, उनको पेट्रोल की कीमत आदी करने में या 300 यूनिट या फ्री बिजली वाले जो मंसूबे हैं फिर आप कर सकते हैं। हमें निहायत ईमानदारी से अपने इस मंशूर को सामने रख के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खेल कौन सा पसंद है आपको? मुझे गोल्फ। अच्छा, आप भी खेलते हैं या छोड़ दिए?
अब नहीं खेलता हूँ। वैसे देयर वाज अ टाइम कि मैंने आर्मी चैम्पियनशिप भी जीती थी और मैं अच्छी गोल्फ की, अपने मुंह से नहीं कहना जी, जी। चाहिए, बट आई यूज्ड टू प्ले गुड गोल्फ। और अब पिछले 5-6 साल से मैं नहीं खेल सका। तो कोई और फिजिकल एक्टिविटी है आपकी? मैं ये आप देख रही हैं, ये वॉक करता हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये कि लाहौर में भी जिधर मेरा घर है खुशकिस्मती से उसके सामने ट्रैक है, तो बस अभी वही इट इज़ जस्ट कन्फाइंड टू नॉर्मल ये जो वॉक कर ली और बस। अपने हल्के में कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा आता हूँ, स्पेशली जब मैं मिनिस्टर रहा हूँ 4 साल, तो कोई ऐसा हफ्ता नहीं था कि मैं 4 दिन गांव में ना रहूँ। अभी ये 9 मई के बाद कुछ वाक़यात हुए, पहले तो हम वैसे आगे पीछे रहे, तो फिर एक वो पार्टी बनने में और देखो बहुत बड़ी चेंज आ गई ना एकदम। हम तो आराम से बैठे हुए थे कि हम बल्ले के निशान पे जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे। उसके बाद एकदम ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो अब मेरी कुछ फ्रीक्वेंसी कम है, मगर इंशाल्लाह अब मेरा यही प्लान है कि मैं हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन मैं अपने इधर हल्के में रहा करूँगा। क्या मौजूदा आर्मी चीफ आपके रूममेट रहे हैं? मेरी यूनिट से हैं और हम इकट्ठे रहे, हमने इकट्ठे सर्व किया। उनकी कौन सी खूबी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वो बड़े सीधे हैं, वो जो कहते हैं ना फिर वो ही मीन्स दैट। यानी कि मैंने नहीं देखा उनको, लोगों को कभी ज़िंदगी में मिसगाइड करते हुए, झूठ बोलते हुए। यूनिट के अंदर मेरे से वो काफ़ी सीनियर थे, यानी कि वो कैप्टन थे तो मैं आई वाज अ सेकंड ड्यूट। तो बहुत मेहनती, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब ही हैज़ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़। आप पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन पे बिलीव करते हैं? नहीं, नहीं। कभी हाथ ऐसे उठाया हुआ है, हाथ? हाँ ऐसे हुआ है जी। कि 1-2 लोगों ने मेरा हाथ देखा तो कुछ प्रिडिक्ट किया, तो वो वैसे तकरीबन हो गया, मगर आई डोंट बिलीव। मैं समझता हूँ कि ये शायद अल्लाह पाक की कुदरत में है जो कुछ होता है। बुक्स पढ़ते हैं? अभी काफ़ी अर्सा हो गया नहीं पढ़ी। जब किसी शख्स को पहली दफ़ा मिलते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या नोट करते हैं? कहीं ज़्यादा क्रुक तो नहीं है, यानी कि होते ना कोई लोग वो बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, वो नहीं मुझे, और वो आपको पता लग जाता है थोड़ी देर में। राइट, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा। आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।